अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये आप लोगों का जो लेक्चर है यूनिट 9 का है, कम्युनिकेशन थ्रू राइटिंग। इसका पार्ट 1 है चैप्टर का, पेज नंबर 199। इसके अंदर जो सबसे पहली हेडिंग है वो टेक्स्ट एंड टाइप्स ऑफ टेक्स्ट है। ओके, सबसे पहले तो वो इस चीज़ को क्लियर करते हैं कि कोई भी चीज़ जिससे एक मैसेज कन्वे हो सकता है, जो ऑडियो भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है, रिटन टेक्स्ट में भी हो सकती है, वो सब टेक्स्ट की टाइप्स में आती हैं। ओके, वो जो टेक्स्ट रिटन पेजेस के ऊपर लिखा हुआ है वो पोएम की फॉर्म में हो, नॉवल की फॉर्म में हो, शॉर्ट फॉर्म में हो, ये सब लिटरेरी टेक्स्ट में आते हैं। अब टेक्स्ट की काइंड्स भी हैं, एक है प्रिंटेड और नॉन प्रिंटेड, और उसके अलावा विजुअल एंड ओरल। ठीक है। अब प्रिंटेड की एग्जांपल, टेक्स्ट की एग्जांपल क्या है? अ बुक, अ न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल, ये सब क्या है? ये है प्रिंटेड फॉर्म के अंदर। विजुअल के अंदर कार्टून, फिल्म भी आ सकती है टीवी के ऊपर, जो न्यूज़पेपर आ रही हैं, फ़ोटोग्राफ है, तो ये क्या है? विजुअल टेक्स्ट है। ठीक है। जो हम टीवी पे मूवीज़ देखते हैं या मोबाइल्स पे, ये भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट हैं, और ये क्या है? विजुअल टेक्स्ट हैं, क्योंकि इस टेक्स्ट को हम व्यू कर सकते हैं। जो एक स्पीच रेडियो पे हम सुनते हैं वो भी पार्ट ऑफ टेक्स्ट है, क्योंकि उससे भी एक मैसेज कन्वे हो रहा है और उसको हम सुन रहे हैं। ओके, जो सेकंड हेडिंग है इसकी वो है प्रोसीजर ऑफ राइटिंग और कंपोजिंग। इस पोर्शन के अंदर राइटर ये एक्सप्लेन करता है कि जो राइटिंग है वो इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज का सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट पुट करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस और हार्ड वर्क के बाद ही अचीव होती है। ओके, और बहुत से लोगों का राइटिंग के लिए कोई ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड भी नहीं होता, और कुछ लोगों का एक ये गलत बिलीव है कि जो अच्छे राइटर्स होते हैं वो बॉर्न राइटर्स होते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सब जो गुड राइटिंग है वो हमें प्रैक्टिस से ही अचीव होती है, और हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा लिबरेरियस टास्क है वो करना पड़ता है, बाद में लिखना पड़ता है, रिवीजन करनी पड़ती है, फिर री राइट करना पड़ता है, तब जाके एक हमारे पास गुड राइटिंग अचीव हम कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि गुड राइटिंग से की क्या एग्जांपल है, या उसको किस तरह हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो गुड राइटिंग की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगता, उसको रीड करके देख के सबको समझ आ जाती है कि उसके अंदर क्या राइटर कहना चाहता है, और उसके अंदर किसी को भी पढ़ने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आती। ओके, वो राइटिंग मतलब कुछ भी लिखना मुश्किल काम है, क्योंकि आपको ये नहीं समझ आती कि आपने क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और क्या चीज़ एक्सक्लूड करनी है, कौन सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और कौन से पॉइंट को स्किप किया जा सकता है। ओके, अब हमें राइटर ये बताना चाहता है कि अगर हम किसी एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम बहुत अच्छा पीस ऑफ राइटिंग क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए उसने कहा है कि एक प्री राइटिंग स्टेज होगी, एक वाइल राइटिंग और एक आफ्टर राइटिंग। के प्री राइटिंग में हमने क्या क्या काम करने हैं, उसके बाद ओके, सबसे पहले हम प्री राइटिंग स्टेज का डिस्कस करते हैं कि हमें लिखने से पहले क्या करना चाहिए। हम लोगों को अच्छा काम कंपोज करने से पहले सबसे पहले जो एक सिंपल रफ़ ड्राफ्ट क्रिएट कर लेना चाहिए। उसके अंदर आपके माइंड में जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपने उसको फ्री राइटिंग के अंदर, यहाँ पे एक टर्म दी हुई है, अंडरलाइन कर लें, उसको नंबर 1 दे लें। फ्री राइटिंग के फॉर्म के अंदर जो आपके माइंड में आ रहा है उसको जस्ट आपने पेपर के ऊपर कन्वर्ट कर देना है। आपने बॉदर नहीं करना कि उसके अंदर लाइक स्पेलिंग मिस्टेक्स आ रही हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स आ रही हैं, जो भी है बस आपने उसको पेपर पे लिख देना है। सेकंड स्टेज के अंदर आपने बेसिक क्वेश्चंस करने हैं कि कहाँ पे लाइक डब्ल्यू क्वेश्चंस, जैसे वाई, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, कि क्यों हुआ, किसने किया, किस जगह किया, कब हुआ और उसमें क्या हुआ। ठीक है। अगर आप इन सब चीज़ों के भी आंसर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल और डिफरेंट मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, जो आपकी राइटिंग को इफ़ेक्टिव बनाएगा। ओके, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हो तो अगर उसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस, ठीक है, इसमें डब्ल्यू आ गया। जब उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे किस बंदे ने ये पढ़ना है, ऑडियंस कौन सी है, तो उसके अंदर हु का आंसर हो रहा है। अगर बच्चों के लिए लिख रहे हैं तो वो स्टोरी बुक तो चाइल्ड लाइक उसकी वोकेबलरी लाइक ईजी होगी। अगर आप एडल्ट्स के लिए लिख रहे हो तो ऑफकोर्सली उसकी वोकेबलरी डिफरेंट होगी। तो ये क्या है, हु का आंसर आ गया।
ठीक है। उसके बाद है लाइक वर्ड के अंदर व्हाट इज़ द रेलेवेंट पर्पस, या व्हाट मटेरियल आपने उसमें कौन कौन सा इंक्लूड करना है। तो इन सब चीज़ों के जब आप डब्ल्यू के आंसर्स दे देंगे ना, डब्ल्यू क्वेश्चंस के, तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मटेरियल भी इकट्ठा हो जाएगा और अप्रोप्रिएट मटेरियल होगा, यूज़लेस मटेरियल नहीं होगा। ओके, एक और मेथड है लिस्टिंग का। आपने अपने पॉइंट्स को सबको लिस्ट डाउन कर लेना है, तो उसके अंदर सॉर्ट कर लेना है कि कौन सा पॉइंट इम्पॉर्टेंट है उसको फर्स्ट में जगह देनी है, कौन सा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको सॉर्टिंग के अंदर या लिस्टिंग के अंदर आपको पता चल जाएगा कि आपने उसका ऑर्डर क्या रखना है स्पीच का, सॉरी राइटिंग का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्लस्टरिंग। ओके, क्लस्टरिंग की एग्जांपल जो उन्होंने पेज नंबर 201 पर भी दी हुई है, उसके अंदर आपने जिस तरह आप लोगों के मेन पॉइंट्स हैं या उनको सिर्फ पेपर के ऊपर जॉट डाउन कर देना है, और उसके बाद एक लाइक कुछ आइडियाज़ अपेयर हो जाएंगे पेपर के अंदर, और उसके बाद आपने उनको जब आपने तरतीब देनी है कि पहले आपने कौन सा आइडिया देना है या उनको आप लाइन से ज्वाइन करोगे, तो वो एक क्लस्टर की शेप के अंदर चीज़ें अपेयर हो जाएंगी जो काफ़ी हद तक क्लियर होंगी। ओके, अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट फेज़ आ गया है राइटिंग का। उसमें है आउटलाइन, जो हमने प्री राइटिंग स्टेजेस के अंदर किया है, जिसके अंदर हमने पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं, सब चीज़ें हैं, वो जो है अब बन गई है बैकबोन। आउटलाइन जो सी है वो एज अ बैकबोन लाइक हेल्प करेगी, आपकी राइटिंग मटेरियल के अंदर कंट्रीब्यूट करेगी एज अ बैकबोन। ठीक है। ओके, अब यहाँ पे राइटर कहता है कि अगर एक कोई सॉलिड आउटलाइन अपेयर नहीं हो रही है आपके पेपर्स में, इसका मतलब ये है कि आपने जो राइटिंग स्टेज है आपको उसको दोबारा करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ मेन पॉइंट मिसिंग है जिसकी वजह से आइडिया क्लियर नहीं हो रहा। इसके बाद जब आपके पास वो आउटलाइन आ गई है, आपने पॉइंट सारे लिख लिए हैं, आपको लाइक एक क्लियर आइडिया हो गया आपने कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, उनको सॉर्ट कर लिया, कौन सा पहले मटेरियल लिखना है, कौन सा बाद लिखना है। तो अब उन रफ़ आउटलाइन को जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखोगे, तो उसके अंदर भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना है ग्रामर के लिए, स्पेलिंग के लिए, पंक्चुएशन के लिए, बिकॉज़ आप उसको एक सिर्फ राइटिंग का लाइक शेप दे रहे हो। अभी उसके लिए रिवीजन के टाइम पे हम इन सब चीज़ों पे बॉदर करेंगे। फ़िलहाल अभी सब मटेरियल तक हम पहुँचे हैं कि हम मटेरियल एग्जैक्ट तरतीब से इकट्ठा कर लें। ओके, जब आप फर्स्ट ड्राफ्ट लिखोगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का पता चल जाएगा, जैसे कुछ एडिशनल मटेरियल, थॉट्स और चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए, लाइक लिंक क्रिएट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। ओके, जब आपने फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया उसके बाद सबसे बेहतर तरीका है कि आप थोड़ा सा वेट करो और चीज़ों को देखो, उसको रीड करो और उसके बाद उसको रिवाइज़ करो। रिवीजन से आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, और एनालाइज आप उसको कर लोगे, उसको करेक्ट कर लोगे, क्लियर कर लोगे, आपको उसको अप्रोप्रिएट पर्पस पता चल जाएगा कि आपने इसको इफ़ेक्टिवली या मतलब सही तरीके से आपने ये उसको पेपर के ऊपर डिलीवर कर लिया है या नहीं किया। ओके, इसका रिवीजन का मतलब ये है कि आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपने यही मतलब इसके बाद आपका एक और ड्राफ्ट आएगा या 2-3 ड्राफ्ट आपको और दोबारा लिखने पड़ेंगे चीज़ों को क्लियर करने के लिए और लाइक बहुत ही रीज़नेबल राइटिंग बनाने के लिए। ओके, री राइटिंग के अंदर आप बहुत सी चेंजेस लेकर आओगे। आप बिगिनिंग को लाइक उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करोगे, कनेक्टिविटी क्रिएट करोगे, डिफरेंट पैराग्राफ्स में पॉइंट्स के अंदर रीस्ट्रक्चर करोगे सेंटेंस को, आप वर्ड्स को चेंज करोगे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स जो एक्यूरेट वर्ड्स होंगे, जो फिजिबल होंगे, उन चीज़ों को लाइक जस्टिफाई करते होंगे, वो आप उसको ऐड करोगे, क्लियरिटी लाओगे एक्सप्रेशन के अंदर, और फाइनली आप छोटी छोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स और पंक्चुएशन को बेहतर करोगे। ओके, इवन आपका जौन सा है फाइनल प्रिंट, उसको भी आप जब कर लोगे तो उसके अंदर भी आप अपनी स्मॉल मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करने की कोशिश करोगे, जैसे आपने पेज नंबर्स आपने बीच में ऐड किए हैं या नहीं किए, और जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं प्रूफ रीडिंग को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये बहुत मुश्किल और बोरिंग सा काम होता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है और आप लोगों को इसको करना चाहिए। ओके, उसके बाद आपने कोई डिक्शनरी या ग्रामर की हैंडबुक या कुछ भी, मेरे ख्याल में ऑनलाइन बहुत से मटेरियल लाइक वेबसाइट अवेलेबल हैं जिस पे आप अपने मिस्टेक्स को चेक कर सकते हो, और फाइनल प्रिंट को लाइक ड्राफ्ट को आप वर्ड प्रोसेस के साथ मतलब वर्ड के साथ प्रिंट कर सकते हो।
आगे इसके बाद पेज नंबर 202 के ऊपर हेडिंग है पर्पस, ऑडियंस, स्टाइल एंड फॉर्म। अब इस हेडिंग के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो पर्पस है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पीस ऑफ राइटिंग लिख रहे हो तो उसके रीड करने वाला कौन है। न्यूज़पेपर का आर्टिकल है और जनरल पब्लिक ने रीड करना है। आप किसी ऑफिस के लिए लिख रहे हो और आपने बॉस को कुछ लिख कर प्रेजेंट करना है, या आपके कॉलीग्स के अंदर किसी को लेटर लिखना है, या अपने फैमिली में लिखना है, तो ये जो है पर्पस डिफरेंट है। और आपने उसके अंदर फैमिली के साथ अगर आपने हाल चाल पूछने के लिए लिखना है तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। जब आप न्यूज़पेपर के लिखोगे तो वो फॉर्मल होगा। तो पर्पस डिफरेंट हो गया है। आपने लाइक कुछ न्यूज़पेपर में लिखोगे तो उसके लिए आपका पर्पस ये हो सकता है कि कुछ आपने इन्वायरमेंट की बेहतरी के लिए बताना है। फैमिली को अगर आप लिख रहे हो तो आपने उसके अंदर उनको कुछ इन्विटेशन देना है। तो ये डिफरेंट पर्पस आ गए हैं। इसके बाद सेकंड चीज़ है ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर ये हो सकता है कि लाइक जैसे न्यूज़पेपर के लिख रहे हो तो इसकी ऑडियंस जो सी है पब्लिक है, जो न्यूज़पेपर को बाय करके रीड करेगी। उसके बाद जो सेकंड उसके अंदर जो फैमिली को आप लेटर लिख रहे हो तो इसके अंदर ऑडियंस कौन है, जो आपको फैमिली मेम्बर्स हैं वो इसकी ऑडियंस हैं। तो अब ऑडियंस डिफरेंट हो गई है तो राइटिंग स्टाइल भी डिफरेंट और फॉर्म भी डिफरेंट हो जाएगी। स्टाइल के अंदर फॉर्मल और इनफॉर्मल वाली बात आ जाएगी। फॉर्म का मतलब ये है कि किस तरीके से आपने लिखा है। ओके सबसे पहले बात तो ये क्लियर है कि हमारे लाइक सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हमारा पर्पस क्या है और हमने अपनी राइटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी हैं। देन कम स्टाइल अप्रोप्रिएट टू द पर्पस। अब हमने जिसको लिखना है उसी के मुताबिक हम लिखेंगे। इसकी एग्जांपल है इनफॉर्मल writing involves the conveying information drawn from the fact, and most common form is writing. Textbook is one example of such writing. ठीक है। अब जब हम न्यूज़पेपर में लिख रहे हैं, आर्टिकल्स में, रिपोर्ट्स में, मेमो या टेक्स्ट बुक के अंदर, तो ये इंफॉर्मेटिव ही है क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन उससे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइटर जो सा है अपनी राइटिंग से रीडर को। ठीक है। सेकंड है इंस्ट्रूमेंटल। ओके जो इंस्ट्रूमेंटल है उसके अंदर आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, जैसे वेन्यू की अरेंजमेंट है, मीटिंग है, पम्फलेट है, और उसके अंदर आप अपनी राइटिंग से लोगों को गाइड कर रहे हो। थर्ड जौन सा है आर्ग्यूमेंटेटिव है। ठीक है। उसके अंदर आप अपना पॉइंट प्रेजेंट कर रहे हो और जो नेक्स्ट पर्सन है उसको कन्विंस कर रहे हो अपने पॉइंट के लिए। देन कम्स पर्सनल एंड इमेजिनेटिव राइटिंग, और जिसको क्रिएटिव राइटिंग भी कहते हैं आप लोग। ओके इस हेडिंग के अंदर आएगी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, स्क्रिप्ट्स जो थिएटर के होते हैं, टीवी प्ले, फिल्म्स, कमर्शियल, डॉक्यूमेंट्री, ये सब इस कैटेगरी के अंदर आती है क्योंकि ये हैं क्रिएटिव भी हैं और इमेजिनेटिव भी हैं। ओके अब जब राइटर इस टाइप की क्रिएटिव राइटिंग या इमेजिनेटिव राइटिंग कर रहा है तो वो ऑडियंस की नीड के अकॉर्डिंगली करेगा, लिखेगा। ओके अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने अगर गोल ऑफ गुड और इफ़ेक्टिव राइटिंग के लिए उसने मेन पॉइंट्स दोबारा से रिपीट किए हैं। उसके अंदर आपने जो मेन पॉइंट्स हैं बिल्कुल शुरू में लिख देने हैं। उसके बाद अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए आपने एग्जांपल्स देनी है, डिटेल्स देनी है और उस पॉइंट को डेवलप करना है। थर्ड वो पॉइंट बताता है कि आपने उसको ऑर्गेनाइज़ करना है, एक कोई ना कोई सीक्वेंस या सिस्टम लेकर आना है राइटिंग के अंदर ताकि रीड करने वाले को आसानी हो। और लास्ट पॉइंट वो ये कहता है कि आपकी राइटिंग एरर फ्री होनी चाहिए और उसके अंदर कुछ भी एम्बिग्यूअस या कंफ्यूजिंग सेंटेंस नहीं होने चाहिए। ओके अब आप वो सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो आपको इजी सेंटेंसेस लिखने चाहिए और सिंपल सेंटेंसेस, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल कोर आइडियाज़ को कन्वे करना चाहते हो तो उसके लिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस से ही आपके सही एक्सप्रेशन जो हैं वो कम्प्लीटली कन्वे होंगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के अंदर ये है कि आपने दो सेंटेंसेस को ऐड करना है, जैसे और उर्दू के अंदर होता है अलिफ वाव रे और फिर और इस टाइप की चीज़ों को ऐड करके जब आप एक दो सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो वो क्या है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो जाएंगे क्योंकि दो ज़्यादा पॉइंट्स जो हैं वो उस सेंटेंस में कवर हो रहे हैं।
और लास्ट में वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने जो मटेरियल लिखना है उसकी रिवीजन करनी है, और रिवीजन जो सी है ऑप्शनल नहीं है, ये कंपलसरी है। और जब जब आप रिवीजन करोगे और उसके बाद दोबारा लिखोगे तो आप फर्स्ट वाले ड्राफ्ट से या उससे पिछले वाले ड्राफ्ट से बेहतर ही लिखोगे। ओके उसने एक और यहाँ पे चीज़ ऐड की है कि जब आप राइटिंग कर रहे हो तो आप उसके साथ थिसॉरस या रेफरेंस के लिए डिक्शनरी ज़रूर रखो, ताकि वहाँ से आप सिनोनिम फाइंड कर सको, सेम मीनिंग के वर्ड्स जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे, तो उससे आपकी ज़्यादा राइटिंग की वर्थ बढ़ेगी जब आप उस तरह के ऑल्टरनेट वर्ड्स यूज़ करोगे, रिपीट नहीं करोगे वर्ड्स को।